हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लान हेड, फाइनेंस सोर्स कोड, डिमांड नंबर विथ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे, जहां से एग्ज़ाम के अंतर्गत डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी प्लान हेड, जिसे हम माइनर हेड के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर बात करें हम तो टोटल अभी वर्तमान में 27 प्लान हेड रन किए जा रहे हैं। इसमें अगर बात करें जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्लान हेड रिलेटेड टू विच एक्टिविटी, तो प्लान हेड 11 की अगर बात करें तो यह न्यू लाइन से रिलेटेड है। प्लान हेड 14 की अगर बात करें तो गेज कन्वर्जन से रिलेटेड है। प्लान हेड अगर बात करें 15 की तो यह डबलिंग के लिए है। प्लान हेड 16 की अगर बात करें तो ट्रैफिक फैसिलिटी या यार्ड रिमॉडलिंग जो वर्क आते हैं ट्रैफिक फैसिलिटी के अंतर्गत, ये सारे प्लान हेड 16 के अंतर्गत ही आते हैं। वहीं अगर बात करें आगे प्लान हेड 17 की तो इसके अंतर्गत कंप्यूटराइजेशन आता है। 18 की अगर बात करें तो रेलवे रिसर्च, जिसके अंतर्गत जो RDSO वगैरह का जो रिसर्च वगैरह होते हैं वो प्लान हेड 18 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। वहीं अगर बात करें प्लान हेड 21 की तो इसके अंतर्गत जो RSP शॉर्ट फॉर्म में पूछ ली जाती है। अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड यह होता है। नेक्स्ट देखिए अगर तो प्लान हेड 22 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत लीज्ड एसेट्स, पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट्स ऑफ लीज चार्जेज टू IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड होता है। वहीं अगर बात करें प्लान हेड 29 से तो यह रोड सेफ्टी वर्क यानी लेवल क्रॉसिंग जहां पर हमारा है वहां रोड सेफ्टी से जो वर्क रिलेटेड होता है वह प्लान हेड 29 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें हम प्लान हेड 30 की तो इसके अंतर्गत रोड सेफ्टी वर्क ROB और RUB, यानी यहाँ पर ROB का मतलब होता है रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज, जहाँ पर यह वर्क से रिलेटेड है। यह प्लान हेड 30 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें हम प्लान हेड 31 की तो प्लान हेड 31 के अंतर्गत ट्रैक रिन्यूअल से रिलेटेड है। प्लान हेड 32 की अगर बात करें तो ब्रिज वर्क्स, टनल वर्क्स एंड अप्रोचेस से रिलेटेड है। वहीं 33 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत SNT वर्क यानी सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क जो होते हैं वो प्लान हेड 33 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। वहीं अगर बात करें प्लान हेड 35 की तो इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्लान हेड 36 की तो इसके अंतर्गत अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंक्लूडिंग TRD वर्क्स। TRD यानी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्क्स होते हैं जो अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स के साथ इंक्लूड मर्ज कर दिए गए हैं और दोनों को प्लान हेड 36 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जो कि काफ़ी बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं, प्लान हेड 41 जो कि MNP शॉर्ट फॉर्म में है और इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो मशीनरी एवं प्लांट से रिलेटेड होता है। वहीं 42 भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। प्लान हेड 42 के अंतर्गत वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं उसको इंक्लूड किए गए हैं। वहीं अगर बात करें प्लान हेड 51 की तो इसके अंतर्गत स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, यानी जो हम पास PTO या स्टाफ क्वार्टर वगैरह जो पहले होता था उसको स्टाफ वेलफेयर के अंतर्गत ही मर्ज कर दिया गया है और यह नए प्लान हेड 51 के अंतर्गत रख दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें प्लान हेड 53 की तो इसके अंतर्गत पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर एमिनिटी से रिलेटेड है। वहीं 61 की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, JV यानी जॉइंट वेंचर्स और SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो है उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट्स के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सारे प्लान हेड 61 के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर बात करें प्लान हेड 64 की तो इसके अंतर्गत अदर स्पेसिफाइड वर्क जो होते हैं वह प्लान हेड 64 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम प्लान हेड 65 की तो इसके अंतर्गत ट्रेनिंग और HRD को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर HRD का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसको प्लान हेड 65 के अंतर्गत रखा गया है। वहीं अगर बात करें प्लान हेड 71 की
तो इसके अंतर्गत स्टोर सस्पेंस को रखा गया है। वहीं अगर बात करें 72 की तो मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस है। यहाँ पर ध्यान रखिए 71 के अंतर्गत स्टोर सस्पेंस है और 72 के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस को रखा गया है। वहीं 73 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो मिसलेनियस एडवांसेस जो होते हैं उसको रखे गए हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें हम 81 प्लान हेड की तो इसके अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको प्लान हेड 81 के अंतर्गत रखा गया है। वहीं अगर बात करें 82 प्लान हेड की तो इसके अंतर्गत ट्रांसफर टू स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड यानी SRSF को रखा गया है। और टोटल बात करें तो अभी करेंटली में 27 प्लान हेड एग्जिस्टिंग में है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जिससे एग्जाम के अंतर्गत काफ़ी बार प्रश्न कोड से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, यानी द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग विल बी इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सोर्स कोड। जहाँ पर अगर बात करें कैपिटल के लिए, अगर बात करें फंड के लिए जो सोर्स कोड रखा गया है वह 20 रखा गया है। वहीं अगर बात करें DRF, यानी यहाँ पर कभी कभी एग्जाम के अंतर्गत DRF का फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, तो डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके लिए अगर बात करें तो जो सोर्स कोड रखा गया है वो 21 रखा गया है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर तो जो अगर DRF का पूछ लिए जाते हैं कि DRF का जो फंड है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो यूज किया जाता है वो रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, यानी जो पुराने एसेट्स वगैरह होते हैं उसकी या तो रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए जो फंड एलोकेट किए जाते हैं वो DRF फंड के अंतर्गत ही रखा जाता है। वहीं नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट जो पूछे गए यहाँ पर दिया गया है DF1 यानी डेवलपमेंट फंड। यहाँ पर अगर बात करें DF फंड की तो DF फंड जो टोटल 4 तरह के होती है, DF1, DF2 और DF3 और DF4, जिसके लिए अलग अलग यूज के लिए फंड एलोकेट किए जाते हैं और इसके लिए जो सोर्स कोड होता है वो अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर DF1 की अगर बात करें तो डेवलपमेंट फंड 1, जिसके लिए जो सोर्स कोड रखा गया है वो 23 रखा गया है, जिसका प्रयोग जो किया जाता है वो पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर एमिनिटी के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर बात करें हम DF2 को पहले यहाँ पर देख ले तो डेवलपमेंट फंड जिसके लिए जो सोर्स कोड रखा गया है वो 33 रखा गया है और इसका प्रयोग किया जाता है स्टाफ वेलफेयर के लिए किया जाता है। वहीं अगर डेवलपमेंट फंड 3 की अगर बात करें तो इसके लिए सोर्स कोड रखा गया है 43 और इसका प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट फंड 4 की तो इसके लिए जो कोड रखा गया है 53 रखा गया है और इसका प्रयोग जब सेफ्टी वर्क से रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं उसमें इस फंड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखे होंगे आप कि DF1, DF2, DF3 और DF4 कि जो कोड रखा गया है 23, 33, 43 और 53 रखा गया है, यानी 10 प्लस जब आप ऐड करेंगे तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जो चारों डेवलपमेंट फंड का सोर्स कोड को। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें हम तो कैपिटल फंड जो है उसके लिए सोर्स कोड 25 रखा गया है। वहीं RSF की अगर बात करें यानी रेलवे सेफ्टी फंड के तो इसके लिए सोर्स कोड 26 रखा गया है। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पर SRSF यानी स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड जिसके लिए जो सोर्स कोड है वो 27 के अंतर्गत रखा गया है, जिसको करेंटली में भी बंद कर दिया गया है। इसके जगह पर RRSK यानी राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को लाया गया है, जिसके लिए सोर्स कोड 29 है। यहाँ पर एग्जाम के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे RRSK का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष याद रखें, जिसके लिए कोड 29 होता है। वहीं अगर बात करें कैपिटल निर्भया फंड इसके लिए सोर्स कोड रखा गया है 28। वहीं अगर बात करें EBRIF यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के लिए जो सोर्स कोड रखा गया है वह 84 रखा गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स
और इसमें जो रिमेनिंग पार्ट जो नीचे होंगे वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी होगा, जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट और डिमांड नंबर को साथ साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर बात करिए, पहले यहाँ पर हम अब्स्ट्रैक्ट का कॉलम बना लिए हैं, फिर एक्टिविटी डिमांड नंबर। तो पहले अगर बात करें डिमांड नंबर 1 का, तो डिमांड नंबर 1 में हमारा डिमांड नंबर 1 और 2 के लिए जो हमारा पॉलिसी फार्मूलेशन कॉमन टू और रेलवे के लिए रखा गया है, जिसमें डिमांड नंबर 1 में रेलवे बोर्ड के लिए है और डिमांड नंबर 2 के लिए जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो होता है वह डिमांड नंबर 2 के अंतर्गत रखा गया है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हम, तो सेकेंड जो हमारा है जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज के लिए, इसके लिए जो अब्स्ट्रैक्ट कोड है वह ए रखा गया है और डिमांड नंबर 3 के अंतर्गत ये आता है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें हम, जो कि रिपेयर और मेंटेनेंस के अंतर्गत टोटल 4 प्लान जो डिमांड नंबर है वो आते हैं, 4, 5, 6 और 7 आता है जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। इसमें अगर बात करें डिमांड नंबर 4 की, तो डिमांड नंबर 4 के अंतर्गत परमानेंट बे एंड वर्क्स को रिलेटेड करता है, जिसके लिए अब्स्ट्रैक्ट कोड जो रखा गया है वो बी रखा गया है। वहीं मोटिव पावर के लिए डिमांड नंबर 5 रखा गया है और अब्स्ट्रैक्ट कोड जो है वह सी रखा गया है। कैरिज एंड वैगन के लिए डिमांड नंबर 6 है और अब्स्ट्रैक्ट कोड की अगर बात करें तो डी रखा गया है। वहीं प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर बात करें तो इसके लिए डिमांड नंबर 7 रखा गया और अब्स्ट्रैक्ट कोड की अगर बात करें तो वह ई रखा गया है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो है उसके अंतर्गत टोटल 3 डिमांड नंबर आते हैं, जिसमें पहला जो है रोलिंग स्टॉक से है, जो एक्सपेंसेस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वह डिमांड नंबर 8 के अंतर्गत है और इसके लिए जो अब्स्ट्रैक्ट कोड रखा गया है वो एफ रखा गया है। वहीं अगर ट्रैफिक से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आते हैं वो डिमांड नंबर 9 के अंतर्गत आते हैं और अब्स्ट्रैक्ट कोड की अगर बात करें तो वह जी के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करें फ्यूल पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं वो डिमांड नंबर 10 के अंतर्गत है और अब्स्ट्रैक्ट कोड की अगर बात करें तो वह एच के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट जो अगर बात करें स्टाफ वेलफेयर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और मिसलेनियस से जो रिलेटेड है उसके अंतर्गत भी टोटल 3 रखे गए हैं डिमांड नंबर। वहीं यहाँ पर बात करें पहले स्टाफ वेलफेयर और एम्यूनिटी का, तो वह डिमांड नंबर 11 के अंतर्गत रखा गया है और इसके लिए जो अब्स्ट्रैक्ट कोड है वह जे रखा गया है। सेकेंड है यहाँ पर मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस से, जिसके लिए डिमांड नंबर 12 रखा गया है और अब्स्ट्रैक्ट कोड की अगर बात करें तो के रखा गया है। वहीं जो अगर बात करें नेक्स्ट पीएफ पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, तो इसके जो डिमांड नंबर 13 के अंतर्गत रखा गया है और इसके लिए जो अब्स्ट्रैक्ट कोड है वो एल रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है रेलवे फंड्स एंड पेमेंट्स टू जनरल रेवेन्यूज, इसके अंतर्गत टोटल 2 डिमांड नंबर है। इसमें पहला है यहाँ पर अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ यानी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो है एंड पेंशन फंड, जो कि डिमांड नंबर 14 के अंतर्गत आता है। इसके लिए अब्स्ट्रैक्ट कोड जो है वह एम रखा गया है। वहीं जो अगर बात करें सेकेंड की है डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यूज एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इसको डिमांड नंबर 15 के अंतर्गत रखा गया है। वहीं यहाँ पर अगर बात करें हम डिमांड नंबर 16 जो है उसके अंतर्गत वर्क्स के जो जितने भी आते हैं उसको रखा गया है, जिसमें हमारा न्यू लाइन्स, डबलिंग, गेज कन्वर्जन, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक रिन्यूअल्स, ब्रिज वर्क्स, ट्रैफिक फैसिलिटी, एसएनटी वर्क्स, एमएनपी, स्टाफ क्वार्टर, ईटीसी जितने भी वर्क्स आते हैं वह डिमांड नंबर 16 के अंतर्गत रखे गए हैं। यहाँ पर जितने भी अगर बात करें 1 से लेकर 16 तक जो डिमांड नंबर डिस्कस किए हैं, इसमें से हमारा 1 से लेकर 15 तक का डिमांड नंबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आते हैं। वही जो डिमांड नंबर 16 जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो बात करें यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की, तो वन टाइम लार्ज परचेज सेटअप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डेट विल बी यूज्ड फॉर रेवेन्यू जनरेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड, यानी ऐसा सेटअप हम या फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करते हैं जिससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू का जनरेशन का सोर्स बन सके। जैसे कि हमें कोई वर्कशॉप सेटअप करना हो, कोई एमएनपी को परचेज करना हो या कोई स्टेशन को सेटअप करना हो, तो उसमें हम एक बार ही पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स को हम एक्वायर करते हैं, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत रखते हैं।
वहीं अगर बात करें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत हमारा जो ऑन गोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको डेली बेसिस पर ऑपरेशंस में हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं, और जिसके लिए जो फंड होता है वह बजट टू बजट एनुअली एलोकेट किए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम कि जो हमारा जो कर्मचारी को वेतन दिए जाते हैं, जैसे कि हमारा फ्यूल्स पर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो डेली बेसिस पर, तो वो सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो हमारा रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि जो हमारा एन ऑब्जेक्ट होते हैं वो सस्पेंस एक्टिविटी के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं जो बात करें ऑब्जेक्ट ओ की, तो वह गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम यानी NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो हमारा 14% का जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट ओ के अंतर्गत रखा गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक्स पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने साथी के साथ यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।